ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू BIA। कल हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, बिल्कुल फ्रेश न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था सस्टेनेबिलिटी। हमने डे वन पे क्या क्या बातें की? हमने सस्टेनेबिलिटी की मल्टीपल डेफिनेशंस देखी, हमने कुछ इमोशनल बातें की, हमने देखा ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग क्या होती है, कि यानी कि तीन कौन से पोर्शंस है जिसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ता है सस्टेनेबिलिटी के हवाले से। और एट द एंड हमने देखा था कि कितनी टाइप्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी होती है। हमने देखा था एक वीक थी, एक स्ट्रांग थी। मैंने आपसे होमवर्क के तौर पे कहा था कि तीन सवाल करके आने और तीन आई कैप की बुक के पेज पढ़ के आने हैं। अब बताएं, 5-10 मिनट डिस्कशन करते हैं कल की बातों पे। हाँ जी, कौन से पेज की कौन सी लाइन ने आपको बहुत अजीबो गरीब सी इंग्लिश जो है वो दिखाई? जूम कर लेते हैं। हाँ जी, अब बताएं। 3 पेज और 3 सवाल होमवर्क। होमवर्क में और रीडिंग में क्या मसाइल पेश है? आपने सिर्फ रीड का कहा था ना, याद तो नहीं कुछ भी। इस नियत से रीड करने का कि अगर सवाल आपसे कुछ पूछ ले तो आप जो है वो लिख सकें। क्योंकि ये कोई ऐसा लॉ या ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि सस्टेनेबिलिटी की फलानी डेफिनेशन फलाने लॉ में लिखी है, उसके अलावा कोई डेफिनेशन बताओगे तो वो झूठी निकलेगी। इसलिए इतनी जो है वो रिस्क वाली बात नहीं है। लेकिन देखा जाए तो अब तक हमें डेफिनेशंस याद हो चुकी होंगी। दोबारा एक दफा जबानी गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले ब्रुंटलैंड साहिबा ने क्या फरमाया था? उन्होंने कहा था अपनी, मैं स्क्रीन की तरफ नहीं, मैं डायरेक्ट आपकी तरफ देख रहा हूं, मैंने रट्टा नहीं लगाया, लेकिन मुझे इतना याद है कि उन्होंने इस तरह से कहा था कि आजकल की अपनी जरूरियात को पूरा करो लेकिन आने वाली नस्लों को डैमेज ना करो। फिर सेकंड नंबर पे वो जॉन एल्किंटन साहब थे, 1997 वाले। उन्होंने कहा था कि यार तीन चीजों पे फोकस करो: इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कि आपने इकोनॉमिकली भी आगे बढ़ना है, अपनी फैक्ट्रियों वगैरह को ताला नहीं लगा देना। फिर था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। उन्होंने कहा था यार फैक्ट्रीज वगैरह बनाओ लेकिन फैक्ट्रीज से इन्वायरमेंट को डैमेज आइंदा नहीं होने देना। और तीसरी चीज उन्होंने कहा था सोशल, आपने इक्विटी पे भी काम करना है। माशरा ये जो है वो कड़वा होता चला जा रहा है। अच्छा, आपने कमेंट्स में क्या क्या? 3 क्वेश्चन सम हाउ अटेम्प्ट खुद से हुए बट नॉट एग्जैक्ट। कोई मसले वाली बात नहीं, अगर आपने अटेम्प्ट ही करने की कोशिश कर ली वही बड़ी बात है। ज्यादातर लोग तो उन्होंने जहमत भी नहीं की होगी क्वेश्चंस देखने की, और ये मुझे ऑलरेडी आइडिया था कि सवाल जो है वो बहुत इजी इजी होंगे। एक नजर उन्हें भी देख लेते हैं। क्या थे सवाल? सवाल नंबर 1, 4 एंड 7 देख लेते हैं, उन्हें भी एक नजर। एक और चीज, आपने कहा सवाल एग्जैक्ट नहीं हुए तो कोई मसले वाली बात नहीं। मैनेजेरियल पोर्शन में आपने एग्जामिनर साहब को खुश करना है। खुश से मुराद ये कि उसने जो मांगा है आपने उसे समझाने की कोशिश करनी है। अगर तो आपने उसे कन्विंस कर लिया कि आपने जो बात कही है वो ठीक कही है, डजेंट मैटर कि वो सजेस्टेड सोल्यूशन से मैच करती है कि नहीं करती, आपको इंशाल्लाह मार्क्स मिलेंगे। आ जाओ सवाल। सर, वीक सस्टेनेबिलिटी की इंग्लिश एक्सप्लेन कर दें। चलें एक दफा सवाल देख के फिर इंग्लिश की तरफ आते हैं। लें जी, फाइनली सवाल नंबर 1 बहुत इजी था। डिफाइन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑल्सो गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडस्ट्री विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी, उनमें से किसी एक की भी डेफिनेशन को जो है, कोई एक डेफिनेशन जो है वो आप अपने अल्फाज में लिख दें। और साथ दूसरी चीज जो ज्यादा काम की है, कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो बड़ी जरूरी है। तो बताएं अब आप सारे के क्या बारी बारी के आप लोगों के ख्याल में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां सस्टेनेबिलिटी बड़ी जरूरी है, वरना काम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। टेक्सटाइल। सब एक लाइन में ये भी बता दें, टेक्सटाइल में ऐसा क्या है कि सस्टेनेबिलिटी जरूरी है? लाइक फॉर एग्जांपल, चलें मैं एक एग्जांपल देता हूँ जरा दूर की। मैं कहता हूँ कि फिशिंग में, मछलियों में जो है वो सस्टेनेबिलिटी बड़ी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा ओवर फिशिंग कर ली तो मछलियां नहीं रहेंगी, मछलियां नहीं होंगी तो अंडे कौन देगा, अंडे नहीं देगा तो आइंदा मछलियां पैदा नहीं होंगी, और हम लोग जो है वो मछली जो है वो नहीं खा सकेंगे जिंदगी में कभी। तो मैंने ना सिर्फ बताया कौन सी इंडस्ट्री, मैंने आगे जस्टिफाई भी किया कि वहां सस्टेनेबिलिटी क्यों जरूरी है। अब आप लोग इसी तरह आगे से जस्टिफाई करेंगे टेक्सटाइल्स में ऐसा क्या है कि अगर हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे तो जिससे जो है वो एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा।
जिससे हम आगे जो है वो काम खराब होगा। आपने कहा टेक्सटाइल से वाटर एयर पोल्यूशन होगी, तो वाटर एयर पोल्यूशन जो है वो बड़ी खतरनाक चीज है। तो यस, टेक्सटाइल इज एन एग्जांपल, लेकिन थोड़ा सा और दिमाग लगाएं। एयर पोल्यूशन तो हर तरफ से ही होती है, हाँ, हार्मफुल डाइज। ये है कि टेक्सटाइल में जो डाइज होते हैं वाकई मैंने सुना है कि बड़े हार्मफुल होते हैं, और वो ये भी उसे डिस्पोज ऑफ करने का भी तरीका ये होता है कि वो जो कनाल का पानी होता है जिससे फसलों को पानी जाया जाता है, उसी के अंदर जो है वो सारा हार्मफुल डाइज जो है वो डाल देते होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आप लोगों ने मिलकर कहा टेक्सटाइल्स। चलें, ऐसे मौके पे एक और भी इंडस्ट्री है जो सस्टेनेबिलिटी बड़ी जरूरी है। मैंने कल की क्लास में भी एग्जांपल दी थी, वुड, फॉरेस्ट्री। अब दरख्त काटे चले जाएंगे और उनकी जगह नए दरख्त नहीं लगाएंगे तो आइंदा नस्लें कौन सा वाला दरख्त काटेंगी? तो ये भी एक ऐसी इंडस्ट्री है, इसे फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री कह लें या इसे लंबर, LUMBER जो है वो वाली इंडस्ट्री भी बोलते होते हैं। तो ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1, आपको डिफॉरेस्टेशन तो प्रोसेस का नाम है ना, काटने को, इंडस्ट्री का नाम लंबर इंडस्ट्री या वुड इंडस्ट्री से आप कह सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4, identify and explain the importance of sustainability for society, organization and finance professionals, छापा। कल की क्लास के एंड के जो हमने 2-3 पैराग्राफ पढ़े थे, सेम टू सेम आपने वही बातें लिखनी है। सस्टेनेबिलिटी से सोसाइटी का क्या फायदा है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा है, और फाइनेंस प्रोफेशनल यानी कि आप लोगों का क्या फायदा है। याद करें, कल की क्लास के एंड पे मैं आप लोगों को इमोशनल कर रहा था कि फाइनेंस प्रोफेशनल्स, हलाल पैसे, बहुत सारे पैसे इंशाल्लाह। तो वो सारी बातें आपने 2 लाइनों में वो लिख देनी थी, 2 लाइनों में ऑर्गेनाइजेशन के फायदे। याद करें, मैंने ऑर्गेनाइजेशन के फायदों में क्या कहा था? मैंने कहा था कस्टमर भी बढ़ेंगे और टैलेंट पूल भी बढ़ेगा, कि लोगों का दिल चाहेगा कि यार हम वो वाली कंपनी में जाके काम करें जहां अच्छी जो है वो सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं। इसी तरह सोसाइटी का भी ओवरऑल फायदा होगा। कैसे होगा? अपने 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर देना। एक तो तीसरा सवाल भी था, क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर, अच्छा, पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 roles दैट मिस्टर मैं कैन परफॉर्म एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल टू हेल्प द कंपनी फॉर अडॉप्टिंग सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। हमेशा सब रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं ताकि सवाल आप बाद में उसी नियत से पढ़ें जो सवाल आपसे चाह रहा है। सवाल ने शुरू में कहा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। आइडेंटिफाई का मतलब हल्की सी लिस्ट बनानी है, और एक्सप्लेन का मतलब कि आपने 2-3 लाइनों में बताना है कि डिटेल से। अब पढ़ते हैं सवाल। मिस्टर मैं अली ने रिसेंटली ज्वाइन किया है CFO माशाल्लाह ऑफ अ कंपनी दैट प्राइमरी रिलाइज ऑन कोल बेस्ड पावरफुल ऑपरेशंस। फुल स्टॉप। वर्ड कोल सुनते ही साथ माइंड में क्या आया? बहुत सारा धुआं। पूरी दुनिया जो है वो कोल से आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल गैस पे और न्यूक्लियर पे और सोलर पे जो है वो शिफ्ट हो रही है, क्योंकि कोल वाली एनर्जी सस्ती तो बहुत होती है प्रोडक्शन कॉस्ट के हवाले से, लेकिन उससे पोल्यूशन इतनी होती है कि बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट मुल्क, जो डेवलप्ड मुल्क है, वो कहते हैं नहीं भाई, बेशक सस्ती पड़े, सस्ती नहीं चाहिए, महंगी ले लेंगे, लेकिन कोल वाली एनर्जी हमें नहीं चाहिए। तो ये कोल वर्ड सुन के हम थोड़े से खबरदार हो गए। Peria, the company has been facing significant criticism from its stakeholders due to negative environmental impact. Full stop. Stakeholder क्या होता है वो आज हमने डिटेल से पढ़ना है, लेकिन स्टिल मैं आपको बता दूं, स्टेक होल्डर मीन हर वो बंदा जो कि आपकी कंपनी से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से किसी ना किसी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड है। लाइक जनरल सोसाइटी हो गई, आपके एम्प्लॉइज हो गए, आपके शेयर होल्डर्स हो गए। वर्ड शेयर होल्डर और वर्ड स्टेक होल्डर में कंफ्यूज ना कीजिएगा। शेयर होल्डर वो बंदा है जिसने पैसे देके आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, जबकि स्टेक होल्डर में हर कोई आ जाता है जो कि आपकी कंपनी से लिंक्ड है। इवन गवर्नमेंट भी आपका स्टेक होल्डर है। अच्छा जी, स्टेक होल्डर जो है वो माइंड कर रहे हैं ड्यू टू नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट। बिल्कुल ऐसी बात है, वर्ड कोल सुन के ही हमारे माइंड में आ गया था कि यार इन्वायरमेंट का जो है वो बड़ा खराब इंपैक्ट पड़ता है। मैनेजमेंट ने मिस्टर अली को कहा कि यार एसेस करके बताओ और बताएं प्रपोज हिज रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द कंपनी इनटू सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने स्टोरी दोबारा से पढ़ ली, पता है कि एक अली नामी बंदा है, वो कोल कंपनी में काम करता है, और जो है वो लोग नाराज हैं उससे, तो उससे पूछा जा रहा है यार बताओ हम करें क्या। अब बताएं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 roles अली कैन परफॉर्म। मैं क्या कर सकता हूं इस कोयले वाली कंपनी को बेहतर करने के लिए? वंस अगेन मैं अब आप लोगों की तरफ देख रहा हूं, मुझे बताएं मैं क्या करूं। रिपोर्टिंग, ठीक है। आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे रिपोर्ट करना चाहिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को या जनरल पब्लिक को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कि हमारी कंपनी ने जो है वो कितना एनवायरनमेंट को लॉस किया है,
और उस लॉस को मिटिगेट करने के लिए हमने क्या स्टेप्स उठाए हैं, क्या हमने अपने लॉस को जो है वो अपने इन्वायरमेंट के डैमेज को कम करने के लिए, खत्म तो जाहिर सी बात है नहीं हो सकता, कम करने के लिए क्या हमने अपनी फैक्ट्री की चिमनी में कोई स्पेशल प्लांट लगाया है या स्पेशल कोई मशीन लगाई है जिससे जो है वो हमारी पोल्यूशन कम हो सके, और कुछ? एक तो हो गया रिपोर्टिंग, आपने एक वर्ड बताया, मैंने उस वर्ड पे जो है वो किसी तरह दो तीन लाइनें उस पे से निकाल ली, और कुछ? देखिए सीएफओ लेवल का बंदा है, सीएफओ लेवल का बंदा कोई बड़े स्टेप्स भी ले सकता है। आस्क मैनेजमेंट टू यूज गुड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस, ठीक है, करीब करीब वाली बात ही है कि अगर मैं सीएफओ हूं तो मैं पॉलिसी मेकिंग वगैरह में मेरा हाथ है, मैं आइंदा से जो है वो अपनी प्रैक्टिसेस को ग्रीन, ग्रीन से मुराद ये कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली करने के बारे में सोच सकता हूं। मैं साथ ये कह सकता हूं कि यार आहिस्ता आहिस्ता हम कोल के ऊपर अपनी रिलायंस है वो कम करें, और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे जो सोर्सेज हैं, सोलर है, विंड है, नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस से भी आपस की बात है बहुत ज्यादा पोल्यूशन होती है लेकिन कोल के मुकाबले में कम ही होती है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता ये जो अल्टरनेट सोर्सेज हैं, सोलर जो है वो, बायो, हाइड्रो तो खैर बहुत महंगा हो जाता है, लेकिन इन जो है वो अल्टरनेट सोर्सेज के ऊपर शिफ्ट होने के बारे में हम सोच सकें। अच्छा जी, एक और आप में से क्या रिक्वेस्ट आई थी कि वीक सस्टेनेबिलिटी की इंग्लिश तंग कर रही है, जाके देख लेते हैं। Control F, WEAK, वीक। वीक की सबसे पहली, ओके जी, क्या है वीक की इंग्लिश? वीक सस्टेनेबिलिटी सजेस्ट दैट नेचुरल कैपिटल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय ह्यूमन मेड कैपिटल सच एज टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउइंग सम फ्लेक्सिबिलिटी एज ओवरऑल वेलबींग एंड मेंटेन। ठीक है, नजर आ रहा है कि आपको इसकी इंग्लिश ने क्यों तंग किया होगा। अब ऐसे मौके पे जब भी इंग्लिश तंग करे तो सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़ें। वीक सस्टेनेबिलिटी सजेस्ट करती है, क्या सजेस्ट करती है? नेचुरल कैपिटल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय ह्यूमन मेड कैपिटल, फुल स्टॉप। सवाल ये कहना चाह रहा है कि नेचुरल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल से क्या मुराद है? साफ पानी, साफ हवा, बहुत सारे खूबसूरत से दरख्त। कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय ह्यूमन मेड कैपिटल, क्या सब्सिट्यूट हो सकता है अच्छे साफ सुथरे नेचुरल पानी का? ह्यूमन कैपिटल से यहाँ क्या मुराद है कि ह्यूमंस अब डिसैलिनेशन प्लांट लगा के या कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के गंदे पानी को दोबारा से थोड़ा सा साफ करने की कोशिश कर सकें। वर्ड सब्स्टिट्यूट यूज हुआ है, याद करें मैंने ओरिएंटेशन में वर्ड सब्स्टिट्यूट के ऊपर इतनी लंबी तकरीर की थी कि सब्स्टिट्यूट मींस वो चीज जो कि आपकी प्रोडक्ट वाला काम करे लेकिन वो आपकी प्रोडक्ट ना हो। मैंने एग्जांपल दी थी कोका कोला और पानी। कोका कोला अलग चीज है, पानी अलग चीज है, लेकिन कोका कोला से भी प्यास बुझती है और पानी से भी प्यास बुझती है, तो हम कहते हैं कि पानी कोका कोला का सब्स्टिट्यूट है। तो यहां लिखा है कि आपने नेचुरल कैपिटल को ह्यूमन मेड कैपिटल से जो है वो रिप्लेस कर देना है, सच एज टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, जैसे डिसैलिनेशन प्लांट है, डिसैलिनेशन प्लांट भी एक बहुत हाई किस्म की टेक्नोलॉजी है। आपने समंदर का नमकीन पानी पकड़ा, उसके साथ कोई टेक्नोलॉजी वाला जादू किया तो वो जो है वो पीने वाला पानी बन गया। टेक्नोलॉजी माशाल्लाह। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, या और कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह हो, कोई तरीके कार हो जिससे आप जो है वो नेचुरल कैपिटल को रिप्लेस कर सकें। जैसे कल एक्वेफायर वाली एग्जांपल मैंने दी थी। एक्वेफायर एक नेचुरल चीज है, कुदरती तौर पे जब बारिशें वगैरह होती हैं या इतने हजारों सालों से जो पहले रिवर्स गुजरते होते थे, रिवर तो अब गुजरना बंद हो गया, लेकिन जो पीछे थोड़ा बहुत पानी था वो ग्राउंड के नीचे जो है वो जमा हुआ हुआ है। तो एक्वेफायर एक नेचुरल चीज है, वहां से पानी निकाल के अगर आप आर्टिफिशियल एक्वेफायर बना लें, कुछ मुल्कों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि लार्ज स्केल पे पहले अंडरग्राउंड जो है वो बड़े बड़े गार खोदें और वहां से जो है वो पानी कहीं से डाइवर्ट करके ले आए कि भाई ये हमारा नेचुरल एक्वेफायर के बजाय आर्टिफिशियल एक्वेफायर है। अब ये भी कोई आसान काम नहीं है। एक शहर के नीचे एक पूरा जो है वो डैम बनाना सुनने में ही जो है वो बड़ा मुश्किल और डेंजरस किस्म का काम लग रहा है, तो ये आसान काम नहीं है। इसके लिए भी आपको जो है वो ठीक ठाक तरह की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चाहिए। एंड वाली बात, अलाउइंग सम फ्लेक्सिबिलिटी एज लॉन्ग एज ओवरऑल वेल बीइंग एंड मेंटेन्ड। याद करें इसके बारे में मैंने कल क्या कहा था, मैंने कहा था यार ये बहानेबाजी होती है।
तो वर्ड बहानेबाजी जरा बदतमीजी वाला वर्ड है। इन बुक ने जरा तमीज से कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी। देखा जाए तो दोनों का मफहूम सेम ही निकल रहा है। बहानेबाजी का क्या मतलब है? हाँ ठीक है, इन्वायरमेंट को डैमेज कर लो, बस थोड़ा सा इन्वायरमेंट का ख्याल भी कर लेना, थोड़ा सा उसे मिटिगेट भी कर देना। तो यहां भी बुक इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही है कि फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ ठीक है, थोड़ी सी पोल्यूशन अच्छी होती है, गुजारा हो जाता है, बस थोड़ी सी उस पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए मजीद भी जो है वो अपने कुछ स्टेप्स लेने हैं। हाँ जी, ऑल गुड। कोई और कल की बात? आपने कहा ओके ठीक है, किसी और का कोई सवाल कल की बातों के हवाले से, कल के सवाल के हवाले से? सब ओके, तो फिर हमें आगे चलना चाहिए, अपना डे टू स्टार्ट करना चाहिए। आए जी डे टू की तरफ। डे टू, पेज नंबर 184 टू 187, उसमें जो है वो सबसे पहले हमने क्या चीज पढ़नी है? रिस्क्स ऑफ नॉन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। हाँ जी, क्या होती हैं नॉन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस? वो वाली प्रैक्टिसेस जिससे इन्वायरमेंट जो है वो सस्टेन ना रहे, ज्यादा से ज्यादा डैमेज होता चला जाए। कल हमने वर्ड सस्टेन के ऊपर इतनी ज्यादा गौर व फिक्र की थी, हमने कहा था सस्टेन का मतलब है किसी चीज को बरकरार रखना। तो नॉन सस्टेनेबल से मुराद वो चीजें हैं जिससे इन्वायरमेंट नॉर्मल नहीं रहेगा, अपना इन्वायरमेंट जो है वो आपका मजीद डैमेज जो है वो होता चला जाएगा। तो ऐसी चीजें सुनने में तो ऐसा लग रहा है नॉन सस्टेनेबल प्रैक्टिस जो है वो बड़ी खतरनाक चीज है, हमें नहीं करनी चाहिए नॉन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। आगे क्या लिखा है स्लाइड पे? बिकॉज इंडस्ट्रीज आर शिफ्टिंग एंड ओल्ड मॉडल्स कैन बिकम यूजलेस। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रीन प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ जा रही हैं। तो एक वो ये पुराने जमाने की नोकिया वाली एग्जांपल के भाई, जो भी टाइम के साथ गुजरते वक्त के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं करता, अपने आप को अपडेट नहीं करता, वो वैसे ही पीछे रह जाता है। ये तो एक जनरल प्रिंसिपल है। आप सस्टेनेबिलिटी की बात करें, आप न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें, किसी भी शोबे में अगर आप अपने दुश्मनों से पीछे रह जाएंगे तो समझें आपकी जो है वो मौत हो गई। किसी भी पॉजिटिव शोबे में ये ना हो कि आप अपने दुश्मनों से करप्शन में आगे निकलने की कोशिश करें या महंगाई में आगे निकलने की कोशिश करें। पॉजिटिव चीजों में आपने हमेशा जो है वो अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। It also creates regulatory risk when new rules arrive and the firm is not ready. अचानक से गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि खबरदार कल से जो है वो या नेक्स्ट मंथ से ऑनवर्ड्स कोई भी जो है वो पोल्यूशन करता पाया गया तो उसे जो है वो इतना सारा फाइन होगा। तो अगर आपने ऑलरेडी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ कोई स्टेप्स लेना स्टार्ट नहीं किए तो फिर तो काम खराब होगा। आप जो है वो उसके लिए रेडी नहीं होंगे। बाकी कंपनियां जिन्होंने ऑलरेडी कोई ऑल्टरनेट सोर्सेज पे काम करना स्टार्ट कर दिया होगा, उन्होंने पहले ही पता होगा कि यार गवर्नमेंट ना है किसी दिन गुस्से में आके फाइन लगा सकती है, पेनल्टी लगा सकती है एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस पे। तो बाकी फर्म्स ने जो है वो ऑलरेडी अपने आप को तैयार करके रखा होगा। अगर खुदा ना खास्ता आपने अपने आप को तैयार नहीं किया तो काम खराब हो सकता है। रेपुटेशन टेक्स अ हिट इफ क्लेम्स एंड रियलिटी डू नॉट मैच एंड ट्रस्ट इज हार्ड टू रिबिल्ड। अगर आप कसम खाएं कि भाई हमारा तो जो है वो फर्म जो है वो ठीक ठाक किस्म की सस्टेनेबल है, और पता चले कि आपकी फर्म जो है वो ठीक ठाक कचरा करती हो, तो सोचें क्या गुजरेगी। लोग कहेंगे यार ये लोग तो झूठे लोग हैं, एक तो इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, ऊपर से झूठ बोलते हैं कि हमने इन्वायरमेंट को बड़ा ख्याल रखा है। क्या ख्याल रखा है? कोई ख्याल नहीं रखा, जो है वो सारी डायलॉग बाजी है। तो ये भी बुरी बात है। आपने जो है वो ना सिर्फ एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है बल्कि वाकई जो है वो सच्ची सच्ची आगे जो है वो एक्सप्लेन करना है कि हमने कितना ख्याल रखना था। उसमें जो है वो अगर आप फ्रॉड करेंगे तो अवाम शायद आपको माफ ना कर सके। ऑपरेशन सफर व्हेन क्लाइमेट और रिसोर्सेज शॉर्टेज और स्लो प्रोडक्शन ब्रेक द सप्लाई चेन। खुदा ना खास्ता आपकी इन हरकतों की वजह से आपके सप्लायर साहब ने आपको रॉ मटेरियल देना बंद कर दिया, क्या तुम लोग तो खराब लोग हो, मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करना, तो क्या बनेगा? आपकी तो पूरी प्रोडक्शन बर्बाद हो जाएगी। फिर आपको या तो किसी महंगे सप्लायर से रब्ता करना पड़ेगा, या तो जो है वो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह पे करनी पड़ेगी, जो कि लॉन्ग टर्म में आपका बड़ा नुकसान है। This bill shows up a financial loss through cleanup cost, legal fee, lost sales and nervous investors। चार जो है वो उसने पॉइंट्स बताए। क्लीन अप कॉस्ट, गवर्नमेंट आपसे ये कह सकती है कि अच्छा इन्वायरमेंट खराब किया था ना, चलो बेटा अब ऐसा करो, इस इन्वायरमेंट को जो है वो साफ करो, नया प्लांट वगैरह लगाओ। खर्चा है, बुरी बात है। लॉस सेल्स, कस्टमर नाराज होकर चले जाएंगे कि ये लोग खराब हैं, तो उससे भी नुकसान है। लीगल फी, आपको केस वगैरह आपके ऊपर हो गया तो आपको लॉयर शॉयर जो है वो हायर करने पड़ेंगे। एंड नर्वस इन्वेस्टर्स, क्या पता आपके इन्वेस्टर्स छोड़ के चले जाएं, बैंक आपको लोन देना बंद कर दे, आपके शेयर होल्डर्स जो है वो आपके शेयर्स जो है वो सस्ती जो है वो प्राइस में बेच के जो है वो भागना स्टार्ट कर दें। तो हमेशा
जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आती है किसी भी कंपनी के बारे में, आपने सुना होगा बड़ों से या एनालिस्ट से, बल्कि अब तो आप खुद इस एज में, शायद आप में से भी किसी ने स्टॉक मार्केट में कोई पैसे वैसे लगाए हुए हों, फौरन से क्या जो है वो आ जाता है कि यार फलानी जो है वो कंपनी की शेयर वैल्यू जो है वो बहुत डिक्रीज हो रही है, जो है वो कितने बिलियन डॉलर्स का जो है वो लॉस हो गया, मार्केट कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो गया, तो बहुत बड़ा जो है वो खतरे वाली बात है। हाँ भाई, एक नज़र देख लें, कोई जो है वो इसमें डिस्कशन वाली बात। आप लोग जरा ये पहला वाला पैराग्राफ रीड करें, मैं जरा 1 मिनट, ये एक लैपटॉप में एक टेक्निकल इशू आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि एक जो सिस्टम है मेरा लॉग आउट हो गया, पता नहीं क्यों, मैं जरा वो सही करके आया। चल जा। हाँ जी, हो गया रिजॉल्व, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेक होल्डर्स। वैसे तो आपस की बात है, स्टेक होल्डर्स हमने जो है वो अभी इस क्लास के स्टार्ट में डिस्कस कर लिया था, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ हम जरा डिटेल से बात करते हैं। यहाँ हम जरा स्टेक होल्डर्स की इंग्लिश में डेफिनेशंस देखते हैं। स्टेक होल्डर्स आर पीपल और ग्रुप्स हु आर अफेक्टेड बाय बिजनेस एंड कैन आल्सो अफेक्ट व्हाट इज डज। थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था वो लोग जो कि बिजनेस से अफेक्ट होते हैं। अब यहाँ नई बात हमें इस डेफिनेशन ने ये बताई कि ना सिर्फ वो लोग या ग्रुप्स ऑफ लोग जो है वो आपकी कंपनी से अफेक्ट होते हैं, बल्कि वो बदला भी ले सकते हैं, वो बदले में आपकी कंपनी को अफेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, inside the firm, you have owners, directors, managers, employees who can directly tell you about results and decisions. आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपके एम्प्लॉयज, आपके डायरेक्टर्स, वो सारे लोग जो कंपनी के अंदर रहते हुए कंपनी से इंपैक्ट होते हैं। यहाँ इंपैक्ट से मुराद पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर एक कंपनी का कोई एम्प्लॉय है और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हमारी नीयत ये कहती है कि अगर कंपनी की नीयत साफ है, हमारा दिल आई मीन कहता है कि अगर कंपनी की नीयत साफ है और कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया, तो शायद उससे एम्प्लॉयज को भी फायदा हो, शायद एम्प्लॉयज को बहुत सारा बोनस मिले, शायद एम्प्लॉयज को जो है वो एम्प्लॉयज की सैलरी इंक्रीज हो जाए। तो पॉजिटिवली इंपैक्ट या नेगेटिवली इंपैक्ट। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई बिजनेस बहुत बुरा परफॉर्म करेगा, तो क्या होता है, आपने सुना होगा न्यूज में कि फलानी कंपनी ने जो है वो इतने सारे एम्प्लॉयज को फारिग कर दिया। बल्कि आजकल छोटी मोटी नहीं, आजकल तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां जो है वो पता नहीं कितने हजारों लोगों को जो है वो हर महीने बाद जो है वो फारिग कर देती होती हैं। तो द पॉइंट इज, स्टेक होल्डर्स वो लोग हैं जो कंपनी से डिस्टर्ब हो रहे हैं, और यहाँ हमने फिलहाल बात की वो लोग जो कंपनी के अंदर पाए जा रहे हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनल स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट क्या है? आउटसाइड द फर्म यू हैव गवर्नमेंट्स, रेगुलेटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, लोकल कम्युनिटीज, एनजीओज, मीडिया एंड द वाइडर पब्लिक। चेक करें, इतनी लंबी लिस्ट जो उसने बता दी। अब यहाँ चूंकि मेरी स्लाइड जो है वो पैराग्राफ फॉर्म में होती है, वरना अगर आप बुक में देखेंगे तो ये आपको 7 मुख्तलिफ पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक दफा इन सारों पे बात करते हैं। आउटसाइड द फर्म यू हैव गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट आपसे अफेक्ट होती है और आपको अफेक्ट कर सकती है? हाँ जी, हो सकती है। गवर्नमेंट को नया टैक्स लगा दे, गवर्नमेंट को नया लॉ ले आए, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो आपको ठीक ठाक तरह का अफेक्ट कर सकती है। और इन टर्न आप भी गवर्नमेंट को अफेक्ट करते हैं। आप अगर ज्यादा सारे टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट खुश होगी, गवर्नमेंट जो है आगे तरक्की करेगी। आप टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट माइंड करेगी। नेक्स्ट वी हैव रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स भी तकरीबन गवर्नमेंट से मिलती जुलती चीज ही है, कि वो लोग जिन्होंने लॉज बनाने हैं, तो वो भी आपसे डिस्टर्ब होते हैं। सप्लायर्स, वो नेक लोग जिन्होंने आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है जिससे आपने आगे प्रोडक्शन करके कस्टमर्स को बेचनी है, वो लोग भी आपसे डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ वर्ड डिस्टर्ब थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग में चला जाता है। वर्ड अफेक्ट यूज करते हैं। अफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सप्लायर भी पॉजिटिवली नेगेटिवली जो है वो आपसे अफेक्ट हो सकता है। कस्टमर्स बहुत बड़ा जो है वो स्टेक होल्डर्स। अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो जो है वो आपकी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आपकी प्रोडक्ट को जो है वो बाय करेंगे।
लोकल कम्युनिटीज, अगर किसी इलाके में आपकी फैक्ट्री है तो वहां आसपास जो लोग रहते हैं वो भी आपसे जो है वो अफेक्ट होते हैं। क्या पता आपकी फैक्ट्री में जो आसपास के लोग हों उनकी जो है वो एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हो, लोग कहें यार ठीक है घर के साथ फैक्ट्री है, इधर ही जो है वो कर लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट कर लेते हैं, दोपहर का खाना ब्रेक में जो है वो घर आके खा लिया करेंगे। एनजीओज, मुख्तलिफ एनजीओज होती हैं जो कि जैसे आपने सुना होगा, तंजीम बहालिए जो है वो टेक्सटाइल मजदूरा कि जो है वो फलानी कंपनी जो है वो फलानी एनजीओ जो है वो फलाने तरह के लोगों के लिए जो है वो वेलफेयर का काम करेगी, तो एनजीओज भी आपसे जो है इम्पैक्ट होती हैं। यहाँ बुक ने बड़े मजे का वर्ड यूज किया, मीडिया। कोई जो है वो न्यूज आपकी फैक्ट्री के बारे में लीक हो जाए, कोई जो है वो एम्प्लॉय बताए कि फैक्ट्री में जो है वो ऐसा काम हो रहा है, फौरन जो है वो मीडिया की टीम आ जाती है कि हाँ जी देखें फलानी फैक्ट्री में जो है वो ऐसा हादसा पेश आया, तो जो है वो एक मजदूर का एक्सीडेंट हो गया, तो देखें ये कंपनी जो है वो कितनी जालिम है वगैरह वगैरह। एंड द वाइडर पब्लिक ओवरऑल जो है सोसाइटी वो भी आपकी चीज़ों से, आपकी प्रोडक्ट से, आपकी फैक्ट्रीज वगैरह से अफेक्ट होती है। तो ये क्या फर्क हमें समझ आया, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अब पेपर में सवाल आ सकता है कि आपको एक लंबी सारी कहानी सुनाई जाए और आपसे कहा जाए एक्सप्लेन करो या आइडेंटिफाई करो कि इनमें से कौन सा वाला स्टेक होल्डर जो है वो आपका कौन सा है, तो वहां आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है। इंटरनल मींस वो लोग जो आपके कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, डायरेक्टर्स हैं कंपनी का। लाइट ऑन हुई है लेकिन इंटरनेट ऑन है, क्या आप लोगों को मे बी मेरी आवाज आ रही है? जबरदस्त। ठीक है, पुराने स्टूडियो में ऐसा होता था लाइट जाती थी तो इंटरनेट भी ऑफ हो जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ आपको ये वाला इशू नहीं आएगा, लाइट आती जाती रहे, मैं इंशाल्लाह बोलता चला जाऊंगा। ओके जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सब मॉडल ट्रीट्स सप्लायर्स एज कनेक्टेड क्लोज टू द फर्म बट स्टिल आउटसाइड इट। उसने कहा कि यार कुछ मॉडल्स में, कुछ जो है वो बुक्स में सप्लायर और जो है वो कस्टमर्स को भी जो है वो कनेक्टेड सब जो है वो स्टेक होल्डर माना जाता है। अगर आपको ये पता हो कि आपके स्टेक होल्डर्स कौन है तो उन स्टेक होल्डर्स को मैनेज कैसा करना है, उसमें जो है वो आपको थोड़ी सी आसानी पेश आ जाएगी। फुल स्टॉप। आज का चूंकि हमारा टारगेट थोड़ा सा ही है, हमने ओवरऑल सिर्फ 3 पैराग्राफ ही गो थ्रू करना है, तो एक दफा ये स्टेक होल्डर्स वाला पैराग्राफ गो थ्रू कर लें, कोई चीज अगर बुरी लग रही है तो प्लीज बता दें। आसान आसान बातें हैं, आई एम श्योर जो है वो कोई इशू नहीं होगा। आज का आखिरी टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेंडेलोस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। जब भी आपको पता है किसी अंग्रेज का नाम आ जाए और उसके साथ कोई मॉडल हो, तो आई कैप जो है वो अक्सर उधर से सवाल पूछा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल पुरानी स्कीम में चैप्टर 7 का जो पोर्टर्स 5 फोर्सेस होता था, पोर्टर 5 फोर्सेस सवाल आते होते थे। बीसीजी मैट्रिक्स होता था, बीसीजी मैट्रिक्स भी जो है वो फर्म का नाम है, कंपनी का नाम है, तो बीसीजी के भी सवाल आते रहते हैं। तो दिल कहता है कि यहाँ मेंडेलो से जो है वो सवाल आने के चांसेस जो है वो ठीक ठाक हैं। तो आए मेंडेलो के ऊपर बात करते हैं। मेंडेलो ने कहा क्या, मेंडेलो साहब ने फरमाया कि आपके स्टेक होल्डर्स 4 तरह के होते हैं, वैसे तो 2 तरह के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, लेकिन उसने कहा कि आप अपने स्टेक होल्डर्स का एक नक्शा बनाएं, आप 4 मुख्तलिफ बॉक्सेस में उन्हें रखें, और जो है वो हर बॉक्स का अपना तरीकेकार है। जिस तरह बीसीजी मैट्रिक्स में होता था कि स्टार प्रोडक्ट का अलग हिसाब किताब है, डॉग प्रोडक्ट का अलग हिसाब किताब है, इसी तरह मेंडेलो के केस में 4 तरह के अपने शेयर होल्डर्स की जो है वो डिफ्रेंसिएशन करनी है, और हर स्टेक होल्डर के साथ जो है वो अलग तरह का सलूक करना है। किस स्टेक होल्डर से किस तरह का सलूक करना है, आइए जरा मैं आपको वो वाला बॉक्स आई कैप की बुक से डायरेक्ट ही दिखा दूं, इंस्टेड ऑफ के मैं जो है वो खुद जो है वो एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूं। ये चेक कीजिएगा जरा, पिंक और पर्पल कलर का एक बॉक्स है। बॉक्स का अगर आपको क्यूएम की कुछ बातें याद हो तो बॉक्स का एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है। देखिए एक्स एक्सेस पे क्या लिखा है, लिखा है इंटरेस्ट लो और हाई। ये वो क्यूएम वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये सूद वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये शॉक वाला इंटरेस्ट है कि किसी को आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस में और उसकी जो है वो ऑपरेशंस में कितना कोई इंटरेस्ट है। आपने कहा इज दिस मॉडल इन आई 2 बी, आई एम सॉरी मुझे इसका आइडिया नहीं है क्योंकि आई 2 बी मैं नहीं पढ़ा था, एक दफा सर उसामा भाई से पूछिएगा अगर आपने उनसे सलाम दुआ है तो। मुझे इतना पता है कि मेरी जवानी में ये हुआ करता था, बीएमबीएस के अंदर एक सब्जेक्ट हुआ करता था, कैफ 4 हुआ करता था 2013 वाली स्कीम में, बीएमबीएस में ये हुआ करता था, मैंने अपनी जवानी में ये पढ़ा हुआ है, और अब अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं। आई 2 बी का सॉरी मुझे आइडिया नहीं है। तो एक्स एक्सेस पे, जी सर मुझे याद है पढ़ा है मैंने, अच्छा आप इतने पुराने जमाने, खैर माइंड ना कीजिएगा, बीएमबीएस में जो है वो शायद आपने पढ़ा हो।
तो एक्स एक्सिस पे देखें, एक लिखा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हाई, इंटरेस्ट लो। वाई एक्सिस पे चेक करें, लिखा है पावर। पावर से यहाँ क्या मुराद है? पावर से मुराद ये है कि फलाना स्टेक होल्डर्स आपको कितना ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है अपनी पॉलिसीज बना के, अपना कोई जो है वो एक्शन लेके। अब यहां जो चीज याद करने वाली है वो ये है कि इन चार बॉक्सेस में के अंदर लिखा क्या है। अब बारी बारी बॉक्सेस को देखते हैं। सबसे पहले सबसे नीचे वाला बॉक्स लेफ्ट साइड पे लिखा है मॉनिटर, और आगे ब्रैकेट में लिखा है मिनिमम एफर्ट। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनका इंटरेस्ट भी लो है और जिनकी पावर भी लो है। तो वो बंदा जिसे ना आपकी फर्म से कोई खास इंटरेस्ट है और ना उसकी कोई पावर है, ना वो आपको बहुत ज्यादा, ना आप उसे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, ना वो आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, तो क्या करें ऐसे स्टेक होल्डर्स के साथ? आपने नहीं, इंप्लॉइज का इन माय ओपिनियन इंटरेस्ट तो बहुत हाई है ना। मुझे बहुत इस बात से शौक है कि सीएमईडीसी जो है वो तरक्की कर रहा है कि तरक्की नहीं कर रहा। तो इन माय ओपिनियन शायद इंप्लॉय का इंटरेस्ट हाई है, पावर बेशक लो है। वैसे भी हमें खुद शायद इतना दिमाग ना लगाना पड़े, शायद सवाल हमें ऑलरेडी स्टोरी सुना के जो है वो कहे कि यार आइडेंटिफाई तुम लोग करो। आपने कहा बहुत कम लेवल के एम्प्लॉयज, हाँ ऐसे, यही जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपने बात एक कही, मुझे अच्छी नहीं लगी। आपने फौरन से उस बात को जस्टिफाई किया। यकीन माने पेपर में भी ऐसा करना है। आपके माइंड में अगर कोई इंटरेस्टिंग आइडिया आ रहा है तो उसे आगे जस्टिफाई करें। आपने एक चीज कही, मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं है, आपने उस चीज को जस्टिफाई किया। पेपर में भी आपने ये करना है कि आप कहेंगे कि एम्प्लॉइज ऑफ लोअर लेवल, उनकी पावर भी लो है, उनका इंटरेस्ट भी लो है। एक ऑफिस, एक सीएमएडीजी जो है वो धारा है, उसकी क्लासेस टाइम पे होती हैं कि नहीं होती, अली शायद पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं, शायद वो बंदा जिसने आके मुझे चाय पिलानी है उसका इस चीज से दूर दूर तक गर्ज नहीं है। सीएमएडीजी के एडमिशन अच्छे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, शायद ऑफिस बॉय का और जो है वो सिक्योरिटी गार्ड साहब का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। तो हाँ जी, इन लोगों का वाकई जो है वो इंटरेस्ट भी लो है और पावर भी लो है। तो ठीक है, आपने अच्छा जस्टिफाई कर दिया। तो ऐसे लोगों को करना क्या है? मॉनिटर, मिनिमम एफर्ट। तो इनडायरेक्टली उसने ये कहा कि यार तकरीबन कुछ भी नहीं करना, बस उन्हें देखते रहो। ये ना हो कि अचानक से उनका इंटरेस्ट हाई हो जाए या अचानक से उनकी पावर जो है वो हाई हो जाए। दैट्स इट। तो अगर सीएमएडीजी के एग्जांपल ले ले, तो हमने कहा कि यार हमने ऑफिस बॉय को बस हल्का फुल्का मॉनिटर करना है। ये ना हो अचानक से उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाए या अचानक से उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाए, वो कहे कि मैंने चाय बना के नहीं देनी, जो करना है कर लो। अगले बॉक्स की बात करते हैं, नीचे एक्स एक्सिस पे जो सेकंड है, कीप इन्फॉर्म्ड। वो लोग जिनका इंटरेस्ट हाई है लेकिन उनकी पावर लो है। सीएमएडीजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर टीचर्स, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इस बात में कि सीएमएडीजी कैसा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन शायद मेरे पास अपनी पावर नहीं है। अगर मैं गुस्से में आके कहूं ठीक है कल से मैंने बीआईए की क्लास नहीं पढ़ानी, तो आगे से इंतजामिया क्या कहेगी? ठीक है ना पढ़ाओ, मेरे पास बीआईए का एक और टीचर भी है। तो ऐसे मौके पे सीएमएडीजी को मेरे साथ क्या करना चाहिए? बॉक्स में क्या लिखा है? मेंडेलो साहब ने फरमाया ऐसे लोगों को कीप इन्फॉर्म्ड। मुझे हर चीज का पता हो, कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप हो जिसमें सारे जो है वो मेडीजी के टीचर हों, और वहां कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वगैरह होनी हो तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो मुझे टैग करके कह दिया जाए कि अली शाहिद साहब फलानी चीज ऐसे है, फलाने आपके एडमिशन हो गए, ये हमारी फलानी पॉलिसी आ रही है। तो मेरा इंटरेस्ट बहुत हाई है लेकिन पावर मेरी को इतनी ज्यादा हाई नहीं है। तो इदारे को चाहिए कि मुझे एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दे, हर छोटी छोटी बात बता दे। आगे मेरा मसला है कि मैं उस बात को जो है वो इंजॉय करूंगा, इस बात को माइंड करूं। मेंडेलो साहब ने कहा है कि बस आपने इन्फॉर्म कर दिया, बस बहुत है, बहुत काफी है। यहां तक पहले दो बॉक्सेस ओके। तीसरे बॉक्स की तरफ आए जिसके अंदर लिखा है कीप सेटिस्फाइड। चेक करें कौन लोग हैं। इंटरेस्ट लो लेकिन पावर हाई। कीप सेटिस्फाइड की हमेशा सबसे हाई लेवल एग्जांपल होती है गवर्नमेंट। शायद गवर्नमेंट को आपके सीएमएडीसी से कोई खास ताल्लुक नहीं है, शायद गवर्नमेंट को या मिनिस्टर को पता भी ना हो कि सीएमएडीसी नामी नामी जो है वो कोई कॉलेज भी हुआ करता है, लेकिन उनकी पावर हाई है। किसी दिन उन्हें गुस्सा आ गया तो वो कहें कि भाई वो वाला कॉलेज जहां सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो एक्स्ट्रा टैक्स देगा, डबल टैक्स देगा। तो ये तो खतरनाक बात है। तो आगे बॉक्स में क्या लिखा है? बॉक्स में लिखा है कीप सेटिस्फाइड। आपने उन लोगों को खुश रखना है। गवर्नमेंट जो भी बात करे आपने उसे फॉलो करना है। गवर्नमेंट कहे कि टैक्स टाइम पे दो तो आप टैक्स टाइम पे देंगे। गवर्नमेंट कहे कि आपने जो है वो एम्प्लॉइज का जो है वो सैलरी टाइम पे देनी है, उनको जो है वो तंग नहीं करना, आप जो है वो सारा कुछ ऐसा करेंगे। तो यहाँ एक और चीज जो कि मैंने अपनी जवानी में टीचर से सुनी थी और आज मैं जो है वो आइंदा आपके सामने कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ।
कीप सेटिस्फाइड के बारे में टीचर ने फरमाया था कि कीप सेटिस्फाइड इस नियत से करो कि इस टाइम गवर्नमेंट का या जिस भी स्टेक होल्डर की बात हो रही है उसकी पावर हाई है और इंटरेस्ट लो है, तो पूरी कोशिश करो कि किसी भी तरह गवर्नमेंट का इंटरेस्ट हाई ना हो जाए। तो वरना अगर एक दफा गवर्नमेंट का इंटरेस्ट हाई हो जाए, गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ जाए, फिर जो है वो काम खराब है, फिर आप बर्बाद हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पिछली किसी गवर्नमेंट में गवर्नमेंट को बड़ा गुस्सा आ गया था शुगर मिल्स के बारे में। डेली बेसिस पे जो है वो शुगर मिल के जो है वो फलाने उसके ऊपर केस हो गया, फलानी शुगर मिल के ऊपर छापा पड़ा है, फलाना एंड ऑल दैट। मैं किसी एक पार्टी की साइड नहीं ले रहा, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि गवर्नमेंट की पावर तो बहुत हाई है लेकिन उसका शुगर मिल्स में इंटरेस्ट लो था। अचानक शायद किसी शुगर मिल के मालिक ने कोई ऐसी हरकत कर दी होगी जिससे गवर्नमेंट को जो है वो गुस्सा आया, तो फिर ईच एंड एवरी शुगर मिल जो है वो सिवाय वो वाली शुगर मिल्स जो कि गवर्नमेंट के जो है वो डायरेक्ट ओनर्स की थी, उनके अलावा हर कोई जो है वो इफेक्ट हुआ था। तो आपने इन लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने नहीं देना, उन्हें बस सेटिस्फाई करना है। वो जो कहें आपने कहना है यस सर, आप जैसे कहें जो कहें, दैट इज कीप सेटिस्फाइड। और चौथा बॉक्स, मैनेज क्लोजली। कौन लोग हैं ये? वो लोग जिनका इंटरेस्ट हाई है, जिनकी पावर भी हाई है। कौन लोग हैं सीएमएडीसी के केस में? वो आप लोग हैं। आप लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। आप लोग जो है वो एक दिन अगर आपको रिकॉर्डिंग टाइम पे ना मिले तो इंतजामिया बताती है, आप लोग तो माइंड करते हैं। इंतजामिया के जितने भी जो है वो एडमिन्स होते हैं, आप सारे जो है वो एडमिन्स को मैसेज कर देते हैं कि भाई 3 घंटे हो गए अभी तक क्लास जो है वो पोर्टल पे क्यों अपलोड नहीं हुई। तो आपका इंटरेस्ट भी ठीक ठाक है और आपकी पावर भी ठीक ठाक है। खुदा ना खास्ता अगर आप लोग नाराज हो जाएं तो सेम ईडीडी कहाँ जाएगा? तो आप लोगों की पावर भी है, आप लोगों का इंटरेस्ट भी है, तो आपके साथ इंतजामिया क्या करे? अब यहाँ मैं तो इंतजामिया नहीं आता, मैं तो एक आम सा टीचर हूँ। इंतजामिया को क्या करना चाहिए? आपको मैनेज क्लोजली करना चाहिए, आपकी बातें भी माननी चाहिए और आपको इन्फॉर्म भी रखना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो मैनेज क्लोजली, कीप सेटिस्फाइड और कीप इन्फॉर्म की सेकंड वर्जन है। आपने कीप सेटिस्फाइड भी करना है, आपकी हर जायज बात को मानना भी है, उसे अकोमोडेट भी करना है। वर्ड जायज मैंने यूज किया है, इस बात को जो है वो गलत मीनिंग में ना लीजिएगा। और कीप इन्फॉर्म भी, कोई भी पॉलिसीज में चेंज आता है, कोई भी नई पॉलिसी आती है, कुछ भी चेंज होता है तो आपको बताना भी जरूरी है। इसी चक्कर के लिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, इसीलिए जो है वो सीएमएडीसी बहुत सारे जो है वो स्टेटस वगैरह भी लगाते हैं, उसके जो एडमिन्स हैं वो इसीलिए है कि आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके और सेटिस्फाई रखा जा सके। तो इन माय ओपिनियन एक बड़ी अच्छी एग्जांपल थी जिससे आपने अपनी एक पर्सनल स्टेक होल्डर बन के जो है वो उस एग्जांपल को समझने की कोशिश की। तो बताएं, क्या इस मेंडलोस मॉडल में कोई परेशानी वाली बात? बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी सी चीज है। अब ये तो हमने जबानी बातें की, ये सारा इस बॉक्स को जो है वो गौर से देख के, प्यार से देख के, अब आए देखते हैं स्लाइड्स में मैंने क्या लिखा। मेंडेलो ग्रुप जो है वो मेंडेलो ग्रुप स्टेक होल्डर्स, उनके ग्रुप बना देना है बेस्ड ऑन हाउ मच पावर दे हैव एंड हाउ मच दे केयर अबाउट इट्स एक्शंस। केयर अबाउट एक्शंस का मतलब इंटरेस्ट की बात हो रही है। इट्स सिंपल 2x2 ग्रिड इज यूज टू प्लान एंगेजमेंट, कि आपने अपने किस स्टेक होल्डर से कैसा जो है वो पेश आना है। हाई पावर हाई इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स कौन लोग थे? हाई पावर हाई लोग, वो लोग जिन्हें क्लोजली मैनेज करना था। उनके साथ आपने क्या करना है? दे नीड क्लोज टू वे मैनेजमेंट। उनसे जो है वो आपने उन्हें सुनाना भी है और उनकी भी सुननी है। टू वे मैनेजमेंट का, टू वे कम्युनिकेशन का ही मतलब होता है कि आपने सिर्फ सुनना नहीं है, पूछना भी है, कान भी खोले रखने हैं और मुंह भी जो है वो खुला रखना है बोलने के लिए, आई मीन। हाई पावर लो इंटरेस्ट ग्रुप्स मस्ट बी केप्ट सेटिस्फाइड, वही गवर्नमेंट की बात हो रही है, सो दे डू नॉट ब्लॉक प्रोग्रेस। ये ना गवर्नमेंट गुस्से में आके जो है वो आपके कॉलेज के साथ कोई इंतकाम ले ले, अल्लाह ना करे। लो पावर हाई इंटरेस्ट ग्रुप्स जैसे कि टीचर्स, मेरी बात हो रही है, शुड बी केप्ट इन्फॉर्म्ड। मुझे पता चलना चाहिए, बेशक मेरी पावर ज्यादा नहीं है लेकिन मैं डिजर्व करता हूं कि मुझे पता हो कि मेरी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है। सिंस दे कैन बिकम यूजफुल एलाइज ओवर टाइम, बुक ने भी डायरेक्टली ये बात की है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं यानी कि सीएमएडीजी का जो है वो क्लोज फ्रेंड बन जाऊंगा। लो पावर लो इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स नीड ओनली मॉनिटरिंग, इसकी हमने आसान से एग्जांपल ले ली थी, वो वाले भाई जो मुझे आके बना के देते हैं। एग्जाम्पल जो है वो कोड्स जो है वो लॉजिस्टिक्स अपनी जो है वो शिपिंग लाइन को क्लोजली मैनेज करता है। अब ये जरा एग्जांपल देखिएगा, इसमें शायद चारों चीजें मैंने मेंशन की थी। कराची पोर्ट लॉजिस्टिक्स कीप्स इट्स मेन शिपिंग लाइन क्लोजली मैनेज। अगर पोर्ट की बात की जाए, पोर्ट लॉजिस्टिक्स फर्म वो कौन लोग हैं जो उन्हें पोर्ट से सामान उतारना है और आगे जो है वो ट्रकों में भर भर के उसे पूरे शहर में फैलाना है। तो उनकी जो मेन शिपिंग लाइन है, वो जो बाहर से सामान आ रहा है चाइना से या यूरोप से या अमेरिका से, वो जो लोग हैं वो उनके प्राइमरी जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं। उन्हें खुश रखना भी जरूरी है और उन्हें इन्फॉर्म रखना भी जरूरी है।
कीप द पोर्ट अथॉरिटी सेटिस्फाइड। पोर्ट अथॉरिटी की इंडिविजुअल आपके अंदर इंटरेस्ट कम है, आप पोर्ट में काम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनकी पावर जो है वो ठीक ठाक है। अगर उन्हें खुदा ना खास्ता आपकी कोई बात बुरी लग गई तो वो आपको बड़ी बुरी तरह जो है वो डैमेज कर सकते हैं। सेंड रेगुलर अपडेट्स टू ट्रकर एसोसिएशन। ट्रकर एसोसिएशन से मुराद वो लोग जो कि खैर बड़ी मैंने मुश्किल जो है वो बात कर दी। ट्रकर एसोसिएशन, ट्रकर्स की एसोसिएशन, वो लोग जो ट्रक चलाते हैं उनकी एसोसिएशन। तो उन्हें बस इन्फॉर्म करना ही जो है वो काफी है। वो कौन लोग हैं, उनकी इंटरेस्ट तो ठीक ठाक हाई है, ज्यादा ऑर्डर्स होंगे तो ज्यादा ट्रक चलेंगे, ज्यादा जो है वो फायदा होगा। बट ऑन द अदर हैंड उनकी इतनी पावर नहीं है। ट्रक चलाने वाले दुनिया में बहुत हैं, एक जो है वो एसोसिएशन अगर आपसे नाराज हो जाती है कोई बात नहीं, हम दो तीन और हायर कर लें। तो उन्हें सेटिस्फाई रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उन्हें इन्फॉर्म्ड रखना जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी पावर लो है लेकिन इंटरेस्ट हाई है। और एट द एंड क्या है, सिंपली वॉचिंग ओवर डिस्टेंट ऑब्जर्वर। डिस्टेंट ऑब्जर्वर में उसने हर किसी को कवर कर लिया, आसपास के लोग, कस्टमर्स तो अब यहाँ हमारे डायरेक्टली नहीं है, हम तो जो है शिपिंग कंपनी है, आसपास के लोग जो है वो सप्लायर्स वगैरह, इस तरह के लोगों को उसने कह दिया उन्हें बस जो है वो सिंपली ऑब्जर्व करते रहो, ये ना हो कि उनकी पावर या उनका इंटरेस्ट अचानक से हाई हो जाए। और इसके साथ ही आज की क्लास में जो हमने मेन मेन बातें करी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो भी गई। और देखा जाए तो अभी क्लास में 25 मिनट पड़े, तो इसका मतलब ये हमारी टाइम में आज बरकत थी। अब क्या करें, अब मैं आपको आधे घंटे पहले तो फ्री नहीं करने वाला। अब ऐसा करते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 एंड 8, लेट्स हैव अ लुक। लेट्स सी कि क्या हमने जो आज पढ़ाई की है उसके बाद हम ये चार सवाल अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, a global manufacturer of consumer electronics including smartphone, अच्छा बुरी बात, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते होते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मोस्ट इमीडिएट रिस्क faced by the company due to its failure to adopt sustainable business practices, provide justification for the identified risk। क्या है, आइडेंटिफाई करें और साथ एक्सप्लेन भी कर दें कि यार क्या रिस्क कंपनी को जो है वो फेस करना पड़ रहा है ड्यू टू फेलियर टू अडॉप्ट सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। अभी हमने सवाल नहीं पढ़ा, लेकिन रिक्वायरमेंट पढ़ के हमें हिंट मिल गई कि कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है वो सही तरह नहीं जा रही। अब सवाल पढ़ें। ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स साहब हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, स्मार्टफोन, लैपटॉप, अदर पर्सनल डिवाइसेस बनाते हैं। हैज कंटिन्यू टू फोकस सोनली ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विदाउट कंसीडरिंग सस्टेनेबल पॉलिसीज, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस अगर ना भी होता तो हमें पता लग गया था सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ के कि वो जो है वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रही कंपनी। आगे पढ़ते हैं। The organization has ignored emerging environmental regulations, failing to incorporate eco-friendly practices in manufacturing process। कंपनी ने environmental regulations को भी जो है वो इग्नोर कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो regulations वगैरह थी उन्हें भी इग्नोर कर दिया। और failure to incorporate eco-friendly practices, उसने बाकी जो, एक तो है ना डर से कि गवर्नमेंट ने जो है वो पाबंदी लगा दी है, गवर्नमेंट ने फाइन लगा दिया तो क्या होगा। दूसरी चीज है इनकॉर्पोरेट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। खुद से आपका दिल चाहे कि यार मैं ऐसे काम करूं जिससे एनवायरनमेंट को कम से कम जो है वो डैमेज पहुंचे। तो ये दोनों चीजें अलग हैं, दोनों चीजें डिस्टिंक्ट हैं। इन्वायरमेंटल रेगुलेशन वो जो गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है, और प्रैक्टिस से मुराद ये कि आप खुद जो है वो अपने प्रोसेस को ऐसे इंप्रूव करें, ऐसे चेंज करें कि गवर्नमेंट कह रहा हूं, आपका एनवायरनमेंट जो है वो कम से कम जो है वो डैमेज हो। आगे क्या है, रिसेंटली रेगुलेटरी बॉडीज हैव स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज। फेलियर टू कंप्लाई विद दीज रेगुलेशन कुड रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज। उर्दू तर्जमा, गवर्नमेंट जो है वो आस्ते आस्ते स्ट्रिक्ट होती जा रही है और उन्होंने कहा है कि जो फॉलो नहीं करेगा उसे स्ट्रिक्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज का सामना करना पड़ सकता है। अब कॉन्सिक्वेंसेज बुक ने बताना मैं बेहतर नहीं समझा, लेकिन हम लोग समझदार लोग हैं, क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। गवर्नमेंट आपसे नाराज होगी, क्या उखाड़ सकती है आपका, सोचें। गवर्नमेंट नाराज है, व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंस। क्यों नाराज है गवर्नमेंट। आपने गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, आपने रेगुलेशंस फॉलो नहीं की। आपने कहा टैक्स ज्यादा लगा सकती है, बिल्कुल मल्टीपल तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जो है वो आप लोगों ने कहा टैक्स और स्ट्रिक्ट पेनल्टी। एक दफा जरा रिक्वायरमेंट दोबारा देखिए तो उसने कहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मोस्ट इमीडिएट रिस्क।
द मोस्ट इमीडिएट रिस्क, उसको उर्दू में तर्जुमा क्या होगा? सबसे ज्यादा फौरन फेस करने वाला रिस्क का मतलब, ये सवाल ने ये नहीं कहा कि 10-12 तरह के फैक्टर्स बता दो, सवाल ने कहा है एक फैक्टर बताओ, लेकिन उसके ऊपर बहस जो है वो टिका के करो। अब ये रिक्वायरमेंट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जज्बाती हो गए 2-3 तरह के फैक्टर्स बता देते तो शायद एग्जामिनर अंकल नाराज होते कि यार मैंने पूछा कुछ था, स्टूडेंट बता कुछ रहा है। तो जब सवाल ने कहा है कि एक स्टेट जो है वो बताओ, तो बस ठीक है, एक स्टेट क्या हो सकता है? तो एक स्टेट, चूंकि आप में से मेजोरिटी करिए टैक्स ज्यादा लग सकता है, तो मेजोरिटी की बात मान लेते हैं। यहां इसलिए शायद बुक ने जान के वर्ड सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस बोला था। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेगेटिव चीज हो सकती है। तो भाई क्या सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? आप लोगों ने कहा टैक्स। गवर्नमेंट कहे कि वो कंपनीज जो कि इन रेगुलेशंस को फॉलो सही तरह नहीं करेगी, हम उनके ऊपर स्ट्रिक्ट टैक्स लगा देंगे। तो यार ये तो बड़ी डेंजरस किस्म की बात है। अब रिक्वायरमेंट क्या थी? इमीडिएट फिक्स बाय द कंपनी ड्यू टू इट्स फेलियर टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी। अब चूंकि आपने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं की, गवर्नमेंट नाराज है, गवर्नमेंट आपके ऊपर जो है वो स्ट्रिक्ट टैक्स लगा सकती है। प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर द आइडेंटिफाइड रिस्क। इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? इसकी जस्टिफिकेशन यही है कि गवर्नमेंट ने आपसे कोई काम कहा था, आपने उसे मानना बेहतर नहीं समझा, इसलिए जो है वो गवर्नमेंट नाराज हो गई है। कोई और जस्टिफिकेशन आपके माइंड में आ रही होगी गवर्नमेंट आपसे क्यों नाराज हुई है, गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स क्यों लगा रही है? और इसके साथ ही अचानक से बैठे बैठे मेरी घड़ी में से एक स्क्रू निकल के गिर गया, मगर क्यों? चलो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्लास में डिस्कस किया। कोई परेशानी बात, कोई सोचने वाली बात? ऑल ओके? ओके, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। मेन्यू में अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे, साथ ही लिखा हुआ है अल्फा। रिक्वायरमेंट सबसे पहले, डिफाइन द टर्म ग्रीन वॉशिंग, identify whether AL is involved in greenwashing, or explain how non-sustainable practices of supplier could affect Alpha Limited। 3 सवाल। सबसे पहला सवाल तो जो मेरे जिम्मे है कि टर्म ग्रीन वॉशिंग, शायद स्लाइड्स में वर्ड अभी नहीं है या शायद मैंने आगे कहीं डाल दिया हो। ग्रीन वॉशिंग मींस, पहले तो बात करते हैं वॉशिंग से क्या मुराद है। आपने वर्ड ब्रेन वॉशिंग सुना होगा, आपने वर्ड वाइट वॉशिंग सुना होगा, तो बंदा पूछे ग्रीन वॉशिंग क्या है? तो हर तरह का वर्ड जिसके साथ ही वॉशिंग लगा हुआ है एक्सेप्ट फॉर वॉशिंग पाउडर, इट मींस कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं। ब्रेन वॉश का मतलब होता है कि आप किसी को जो है वो उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन दे के जो है वो मिसगाइड कर रहे हो। व्हाइट वॉश का मतलब ये होता है, खैर व्हाइट वॉश तो एक बड़ा वेस्टर्न किस्म का टाइम है, पाकिस्तानियों को तो उससे जो है वो गर्ज नहीं है, इग्नोर करें। तो यहाँ ग्रीन वॉशिंग से मुराद है कि आप किसी को मिसगाइड करें। आप किसी से ये कहें कि हर हम बड़े ग्रीन किस्म के लोग हैं, ग्रीन से मुराद है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली लोग हैं, हम बड़े शरीफ लोग हैं, हम बड़े ग्रीन लोग हैं, हम जो है वो किसी तरह जो है वो इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करते, और असल में ऐसा ना हो। तो अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? मिसलीडिंग द पब्लिक इनटू थिंकिंग दैट यू आर जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली इवन व्हेन यू आर नॉट एक्चुअली एनवायरमेंटली फ्रेंडली इज कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग। अब चूंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है, मैंने इंग्लिश के रट्टे नहीं लगाए हुए, तो मैंने इंग्लिश में मुझे जो समझ आया वो बता दिया। एक दफा रीडिंग में कीजिएगा, शायद बुक ने जो है वो ग्रीन वॉशिंग की आपको प्रॉपर डेफिनेशन भी बताई हो। लेकिन कॉन्सेप्ट पीछे ये है कि आप अवाम को झूठ बोलें कि हम ग्रीन लोग हैं, असल में आप ग्रीन लोग जो है वो ना हो। और यहाँ ग्रीन से मुराद ये नहीं है कि आप जो है वो पाकिस्तान का झंडा लेके घूमना शुरू कर दें। यहाँ ग्रीन से मुराद है इन्वायरमेंट वाला ग्रीन। तो डेफिनेशन नंबर ए और रिक्वायरमेंट नंबर ए हमने पूरी कर ली। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वेदर एल इज इन वॉशिंग इन्वॉल्व इन ग्रीन वॉशिंग और नॉट। तो उसके लिए तो हमें सवाल पढ़ना पड़ेगा। आइए सवाल पढ़ लेते हैं। एल इज अ फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी claims to adopt sustainable business practices and promote sustainability through its marketing campaign। यहां वर्ड क्लेम बड़ा खौफनाक है। क्लेम का क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब ये है कि कंपनी कसम तो खाती है कि हम लोग बड़े ग्रीन हैं, लेकिन क्लेम का मतलब ये है कि असल में शायद ना करती हो। वरना अगर वाकई में असल में जो है वो ग्रीन प्रैक्टिस को फॉलो करती होती तो यहाँ वर्ड क्लेम ना होता, यहाँ लिखा होता कि जो है वो कंपनी जो है वो ग्रीन सस्टेनेबल फॉलो करती है। क्लेम का मतलब होता है दावा। अगर कोई आपसे कहे कि फलाना बंदा दावा करता है कि मैं बड़ा नेक आदमी हूं, तो आपको उसके ऊपर शक होगा, आपके ऊपर जो है वो गारंटी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई आपसे आके कहे कि यार फलाना बंदा वाकई में बड़ा नेक है, तो फिर आप उस पर शक नहीं करेंगे अनलेस कि आपको पता हो कि वो बंदा नेक ना हो। तो पहला सेंटेंस पढ़ के तो हमें बड़ी स्ट्रांग फीलिंग आई कि यार शायद ग्रीन वॉशिंग हो रही है।
अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। However, investigation ने पता लगाया कि some of the company's supplier was significantly contributing to environmental damage and are also involved in child labor। लो जी, अस्तगफिरुल्लाह। चाइल्ड लेबर क्या होता है? चाइल्ड लेबर मींस कि आपने 18 साल से कम लोगों से जो है वो मेहनत मजदूरी करवाई है, जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ एक इलीगल काम है। तो इन्वेस्टिगेशन से पता लगा है कि आपकी कंपनी ऐसे सप्लायर से जो है वो राब्ता करती है जो चाइल्ड लेबर भी करते हैं, एनवायरनमेंट को भी डैमेज करते हैं। अब यहाँ ये नहीं लिखा कि आप ऐसा करते हैं, यहाँ लिखा है कि सप्लायर ऐसा करते हैं। अब जरा मुझे कॉमन सेंस से पूछ के और जरा एथिक्स से पूछ के बताइएगा, क्या आप दूर दूर तक कसूरवार हैं इस चीज के कि आपका सप्लायर एनवायरमेंटल डैमेज कर रहा है और आपका सप्लायर जो है वो चाइल्ड लेबर में जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है? आपने कहा नहीं, ये आपकी गलती नहीं है। अगर मैं कहूं कि इनडायरेक्टली ये आपकी गलती है, क्यों भला? सप्लायर को पता है कि मैं जैसा मर्जी बिहेव करूं, अल्फा लिमिटेड वाले लोग जो है वो हमसे एग्जैक्टली exactly, अल्फा लिमिटेड मैं जो मर्जी करूं, अल्फा लिमिटेड वाले तो मुझसे परचेस करते ही रहेंगे, तो सप्लायर कभी भी बाज नहीं आएगा। बट अगर आप आगे से उससे कहें कि यार तो तुम लोग जो है वो बड़े गलत हरकतें करते हो, हम सप्लायर चेंज कर लेंगे, फिर सप्लायर को जो है वो टेंशन होगी कि ठीक है यार हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। वही वाली बात, क्या सवाल ने हमें बताया कि अल्फा लिमिटेड ने सप्लायर चेंज करने की कोशिश की है? नहीं। तो कॉमन सेंस यही कहती है कि अल्फा लिमिटेड भी सेटिस्फाइड है, जो है वो सप्लायर साहब भी सेटिस्फाइड है। ऊपर से अल्फा लिमिटेड झूठ भी बोलती है कि हम लोग जो है वो बड़े नेक लोग हैं, हम लोग तो जो है वो ग्रीन प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। अब रिक्वायरमेंट बी दोबारा पढ़ें। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वेदर अल्फा लिमिटेड इज इन वॉशिंग इन्वॉल्व इन ग्रीन वॉशिंग और नॉट। तो इसका जवाब ये होगा कि हमारी नजर में, मैं उर्दू में बता रहा हूँ, इंग्लिश में तर्जुमा आप लोग करेंगे। भाई हमारी नजर में अल्फा लिमिटेड वाले लोग जो हैं वो ग्रीन वॉशिंग में मुलव्वस हैं। क्यों मुलव्वस हैं, अब एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। इसलिए मुलव्वस हैं कि ऐसे लोग जो कि चाइल्ड लेबर करते हैं और ऐसे लोग जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं, हम उन लोगों के जो है वो हमने उन्हें अपना सप्लायर बनाया हुआ है। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा जमीर होता तो शायद हम उनसे सप्लायर्स को, ऐसे सप्लायर्स को चेंज कर लेते, लेकिन चूंकि हमने उस सप्लायर को चेंज करने की जहमत नहीं की है, इसलिए यही समझा जाएगा कि आप भी जो है वो उसमें बराबर के जो है वो मुलव्वस हैं। इसकी अगर थोड़ी सी आपको पर्सनल एग्जांपल दूं तो समझें कि आपका भाई कोई उल्टा सीधा काम करता है, तो क्या आप अपने आप को, कोई थर्ड पर्सन अगर आपको देखे तो क्या वो आपको शरीफ इंसान कंसिडर करेगा? तो शायद नहीं। वो कहेगा यार इसका भाई घटिया आदमी है, तो शायद ये भी घटिया आदमी होगा। तो यही चीज अगर हम कंपनी के ऊपर अप्लाई करें कि अगर आपका सप्लायर खराब है तो शायद आप भी खराब होंगे। तो हमारी आर ओपिनियन, हम कहेंगे कि ना सिर्फ ग्रीन वॉशिंग हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि आपने अपने सप्लायर को बेहतर करने की कोशिश नहीं की। और पार्ट नंबर सी, रिक्वायरमेंट सी क्या लिखा है? एक्सप्लेन हाउ नॉन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ऑफ सप्लायर कुड इम्पैक्ट अल्फा लिमिटेड। भाई नेगेटिव इम्पैक्ट इसका क्या आ सकता है? मैं नहीं बता रहा, अब आप लोग मुझे कोई से 2 या 3 नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताएं कि सप्लायर की हरकतों से आपको क्या डैमेज हो सकता है। हिंट, आज की क्लास में बहुत सारे इस तरह के फैक्टर पढ़े। एक और हिंट, ये ना समझें कि आपका सप्लायर 2 नंबर है, समझें कि आप भी 2 नंबर। अब बताएं क्या क्या नुकसान हो सकता है। चैट आपके हाथ में। आप लोगों ने कहा लॉ सूट्स, बिल्कुल ऐसे ही है। आपके ऊपर केस हो सकता है कि भाई तुम एक ऐसी कंपनी जो कि चाइल्ड लेबर जैसी इलीगल हरकत में जो है वो मुब्तला है, तुम उन लोगों का साथ क्यों देते हो? वो लोग के ऊपर ही लॉ सूट होगा, साथ साथ आपके ऊपर भी होगा। ठीक है, और कुछ? बाइकॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही कहा आपने। लोग आपकी प्रोडक्ट्स खरीदना छोड़ देंगे अगर ये लोग तो अपना रॉ मटेरियल सुनने में है उन लोगों से लेते हैं जो कि चाइल्ड लेबर करते हैं, वो भी बड़ी बुरी बात है। ट्रस्ट, अवाम का आपके ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, और ट्रस्ट ऐसी चीज है एक दफा खत्म हो गई तो शायद आप अगर अपना सप्लायर चेंज भी कर लें तो शायद अवाम का ट्रस्ट वापस ना आ सके।
लॉयल्टी ऑफ कस्टमर, ठीक है, लॉयल्टी ऑफ कस्टमर और ट्रस्ट को जो है वो एक ही पॉइंट भी बनाया जा सकता है। तो हमने कोई से 3 पॉइंट जो है वो उसके ऊपर डिस्कस कर लिए। इस सवाल के ऊपर हमने सफिशिएंट डिस्कशन कर ली। नेक्स्ट हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। 5 और 7। ये ऐसा करते हैं, 7 कर लेते हैं, 5 में आपको होमवर्क दे देता हूँ। 7 मेरे ख्याल से नहीं, 7 नहीं है, 8 है। इसमें से मैं चाह रहा हूँ कोई हम ऐसा सवाल कर लें जिसमें मेंडलोज मॉडल डिस्कस हो रहा हो। हाँ, 5 मैं फिलहाल नहीं कर रहा, 5 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें जरा जाते जाते। बीटा लिमिटेड, अब यहाँ रिक्वायरमेंट लिखी नहीं तो हमें जो है वो सवाल पहले पढ़ना पड़ रहा है। बीटा लिमिटेड इज अंडरटेकिंग मल्टीपल स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। Using Mendelow's matrix, classify the following stakeholders into appropriate coordinates and briefly justify your classification requirement। पहली लाइन में लिखी है कि ना सिर्फ आपने उसे appropriate coordinate में डालना है, coordinate से मुराद वो जो 4 डब्बे थे, और साथ justify भी करना है कि क्यों आपने जो है वो इसे ऐसे रख किया। सबसे पहला, मेजर शेयर होल्डर ऑफ बीटा लिमिटेड हैज अ हाई परसेंटेज ऑफ शेयर्स एंड रेगुलरली पार्टिसिपेट्स इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी। हाँ जी, इंटरेस्ट हाई है कि लो है और पावर हाई है कि लो है, इसी बेस पे तो हमने इसे डब्बे में डालना है। तो कॉमन सेंस शायद ये कहती है कि अगर उसके पास हाई परसेंटेज ऑफ शेयर है, आपने साथ साथ लॉ में भी पढ़ा होगा कि किसी के पास अगर बहुत ज्यादा शेयर्स आ जाए तो वो तो डायरेक्टर बन सकता है, और अगर किसी के पास 50% ज्यादा शेयर्स हो जाए वो तो आपका अब्बा जी बन जाता है, वो तो पेरेंट बन जाता है कंपनी का। तो हाई परसेंटेज वाले शेयर होल्डर्स जो हैं उनकी पावर तो हाई है, क्या उनका इंटरेस्ट हाई होगा? तो मजे की बात है, बुक ने आपको इसके ऊपर भी जो है वो हिंट दिया है। रेगुलरली पार्टिसिपेट्स इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी। मेरे पास भी बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स हैं, लेकिन खैर मैं जो है वो फ्लेक्स नहीं कर रहा, 100 शेयर्स 50 शेयर्स ही हैं। बट द पॉइंट इज, मैंने आज तक किसी जो है वो लिस्टेड कंपनी की मीटिंग जो है वो अटेंड करने की जहमत नहीं की। तो द पॉइंट इज, बेशक कोई शेयर होल्डर हो, वो मीटिंग में नहीं आ रहा, इसका मतलब भी उसका इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यहां लिखा है कि रेगुलरली पार्टिसिपेट्स इन डिसीजन मेकिंग। वो कस्टमर जिसके पास शेयर्स भी बहुत ज्यादा है और वो हर मीटिंग में आके जो है वो बोलना शुरू कर देता है, इसका मतलब भी उसका इंटरेस्ट भी हाई है। तो अब ये सारी बातें जो मैंने उर्दू में की, इसे इंग्लिश में जस्टिफाई करें कि उसका इंटरेस्ट इसलिए हाई है क्योंकि वो रेगुलरली पार्टिसिपेट करता है, और इसकी पावर इसलिए हाई है क्योंकि उसके पास बहुत परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर है। तो ऐसे लोगों को हम कौन से वाले क्वाड्रेंट में रखते हैं? ऐसे लोगों को हम रखते हैं कीप सेटिस्फाइड में, कि उन्हें इन्फॉर्म भी करो और उन्हें सेटिस्फाई भी करो। उसका सॉरी, कीप सेटिस्फाइड नहीं था, उसका नाम था मैनेज क्लोजली, कि उसे खुश भी रखो और उसे इन्फॉर्म भी करके रखो। तो पहला जो है वो क्लियरली चला गया हाई इंटरेस्ट और हाई पावर में। Next, small group of loyal customers who continue to buy Beta's products, although many other alternatives are available in the market। कुछ शरीफ लोग हैं जो कि जो मर्जी हो जाए सिर्फ आपकी ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो हाँ जी, उनकी पावर हाई के लो कि उनका इंटरेस्ट हाई के लो? थोड़े से लोग ही हैं। तो वर्ड स्मॉल से हमें हिंट मिला। अगर थोड़े से लोग ही हैं तो थोड़े से लोग अगर नाराज होके आपका प्रोडक्ट बाय करना छोड़ दें तो आपका क्या जाता है? थोड़े से लोग हैं आपके पास, बहुत सारे जो है वो कस्टमर्स होंगे, तो थोड़े से लोग नाराज हो जाएं, आपका क्या जाता है? तो शायद हमें यहाँ से बुक हिंट ये हिंट देना चाह रही है कि इनकी पावर लो है, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बट इनका इंटरेस्ट हाई है। उनके वो इतने शरीफ लोग हैं कि उन्हें आपकी हर प्रोडक्ट अच्छी लगती है, वो बाकी सारी प्रोडक्ट्स छोड़ के अगर आपकी प्रोडक्ट्स की तरफ आते हैं, इसका मतलब ये आपकी कंपनी वाकई उन्हें पसंद है। इसका मतलब ये उनका इंटरेस्ट वाकई हाई है, वो वाकई वेट करते हैं कि आप लोग कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करें तो वो फौरन से आके नई प्रोडक्ट जो है वो खरीद सकें। तो जिन लोगों की पावर लो और इंटरेस्ट हाई है, ऐसे मौके पे हम क्या करते होते थे? इन्फॉर्म करते होते थे कि सेटिस्फाई करते होते थे? नहीं, इन्फॉर्म करते होते थे। सेटिस्फाई हाई पावर लो इंटरेस्ट वालों को करते होते थे, सेटिस्फाई गवर्नमेंट को करते होते थे। और गवर्नमेंट का नाम लिया, तीसरे पॉइंट में गवर्नमेंट आ गई। अ गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी हु इज अप्रूव रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग न्यू प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बट जनरली रिमेन्स पैसिव अनलेस रेगुलेशंस आर प्लीज।
फुल स्टॉप चेक करें, इतना आसान सवाल है, हर सेंटेंस में आपके लिए हिंट है। सवाल ने कहा जनरली रिमेन्स पैसिव, उर्दू तर्जुमे इसका क्या हुआ कि वो जो गवर्नमेंट बॉडी ना आमतौर पर ठंडी पड़ी रहती है, ज्यादा जो है वो जो है वो नहीं करती, ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट में इंटरफेयर नहीं करती। इसका मतलब ये कि इंटरेस्ट लो है, बट गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है, पावर तो कंफर्म बात है हाई होगी। सवाल हमें हिंट दे या ना दे, हमें हमेशा से पता है कि यार गवर्नमेंट से पंगा नहीं लेना। तो गवर्नमेंट है, पावर ठीक ठाक हाई है, लेकिन इंटरेस्ट लो है, और इंटरेस्ट लो के साथ एक और बहुत बड़ा हिंट भी है। क्या? अनलेस रेगुलेशंस आर ब्रीच्ड। अगर आप कानून के अंदर रहते रहते चल रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको तंग नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। लेकिन अगर आपने जो है वो ब्रीच कर दी रेगुलेशन, इसका मतलब ये गवर्नमेंट का इंटरेस्ट अचानक से लो के बजाय हाई हो जाएगा, जो कि खतरनाक बात है। तो ऐसे मौके पे क्या हमने सुना था, क्या पढ़ा था, कि वो लोग जिनकी पावर हाई है लेकिन इंटरेस्ट लो है, उन्हें खुश रखो, वो जो रेगुलेशंस आपके ऊपर लगाए, वो आपसे जो डिमांड करें चुपचाप मान लो। फिर employees of Beta Limited who are actively involved in daily operations but have no decision making authority। ये भी इंतहाई कॉमन सेंस वाली बात है। एक्टिवली इन्वॉल्व इन डेली ऑपरेशंस का मतलब है डेली बेसिस पे उनका जो है वो आपकी कंपनी से इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि उनका इंटरेस्ट ठीक ठाक हाई है। छोटी सी छोटी इवन इंटरनल पॉलिसीज को भी कंपनी ने कहा कि जो है वो आपने जो है वो टिश्यू ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने, तो इतनी छोटी सी पॉलिसी से भी आपके इंप्लॉइज जो है वो थोड़े बहुत इंपैक्ट होंगे, उन्हें इसमें इंटरेस्ट होगा। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट जो है वो ठीक ठाक हाई है। लेकिन साथ बुक ने आपको हिंट दे दिया, दे हैव नो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, यानी कि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उनकी पावर लो है। तो इंटरेस्ट हाई, पावर लो, कीप इन्फॉर्म, उन्हें बता दो कि भाई कंपनी में ऐसा चल रहा है। और आखिरी चीज, अ लोकल नेचर कंजर्विंग ग्रुप प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट बीटास न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरिया ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आपने नेचुरल ब्यूटी वाले एरिया में फैक्ट्री लगाने की कोशिश की, तो ये एनजीओ जो है वो माइंड कर रही है। तो एनजीओ की पावर और एनजीओ का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो ठीक ठाक हाई होगा। क्यों? क्योंकि एनजीओ का काम है लोकल नेचर कंजर्वेशन, और आप उसके काम के खिलाफ जा रहे हैं, आप नेचर वाले एरिया में फैक्ट्री लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका ठीक ठाक तरह का इंटरेस्ट होगा। अगला सवाल, क्या उनकी पावर है कि नहीं? अब यहाँ एक सियासी जवाब दिया जा सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि पावर हाई है, और आप ये भी कह सकते हैं पावर लो है। बस दोनों तरह से जस्टिफाई करना है। अगर आप ये जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि एनजीओ साहब की पावर लो है, तो आप कहेंगे कि भाई जो है वो एनजीओ जो है वो क्या कर सकती है, एनजीओ के पास कोई रेगुलेटरी पावर तो है नहीं कि एनजीओ हमारे पर पाबंदी लगा दे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी एनजीओ, दो चार धरने कर लेगी, दैट्स इट, काम खत्म, फिर आगे फैक्ट्री भी बन जाएगी, कोई माइंड नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं, अगर आप कह सकते हैं कि यार एनजीओ जो है वो बड़ी खतरनाक चीज होती है, तो जस्टिफाई करें उसे, एग्जामिनर अंकल को बताएं कि भाई एनजीओ के पास जो है वो ठीक ठाक पावर है, अगर आप जो है वो एनजीओ के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो क्या पता एनजीओ आपके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट, हाई लेवल प्रोटेस्ट कर ले, क्या पता एनजीओ आपके ऊपर केस कर दे, क्या पता एनजीओ गवर्नमेंट से राब्ता करे कि यार ये लोग जो है वो काम खराब कर रहे हैं, ये जो है वो नेचुरल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ जो है वो कोई पाबंदी लगाई जाए। तो दोनों तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है। इन माय ओपिनियन अगर मेरा पेपर होता तो मैं पावर हाई कंसिडर करता है कि भाई एनजीओ से पंगा नहीं लेना, क्या पता एनजीओ के पीछे जो है कोई स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स जो है वो इन्वॉल्व हो। तो आप हाई पावर पे बिलीव करते हैं या लो पावर पे बिलीव करते हैं, बस एग्जामिनर अंकल को जस्टिफाई करना जरूरी है। ओके। और ये हुई टाइम मैनेजमेंट पूरी, जो है वो क्लास के टाइम पे हमने आज का जो है वो पूरा कर लिया। अब आखिरी कुछ सेकंड्स में देखते हैं कि करना क्या है। चार सवाल प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, एक मैंने नहीं कराया, वो आपके हवाले, बहुत इजी सा है, क्वेश्चन नंबर 5। और साथ आपने क्या करना है, आई कैप की बुक पेज नंबर 184 टू 187 रीड करके आनी है। रिस्क ऑफ नॉन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से लेके मेंडेलोस चार्ट तक। मेंडेलो का डब्बा मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में दिखा दिया, वो पर्पल कलर का, लेकिन एक दफा उसके साथ जो एग्जांपल्स वगैरह हैं उसके बारे में बुक ने जो डिटेल्स वगैरह बताई, वो एक दफा देख के आइएगा। आज के लिए काफी है। मुझे बोले अल्लाह हाफिज और थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।